आज़ादी के बाद का भारत, आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास का अध्ययन बड़ा ही रुचिपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि जब हम आज़ादी के बाद के भारत का अध्ययन करते हैं, अभी हाल ही में हमने अपना 77वां रिपब्लिक डे मनाया है और इस रिपब्लिक डे तक आते आते भारतीय समाज वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से 1947 की अपेक्षा काफ़ी समृद्ध हो गया है। राइट। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जब हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं और ये बात 2026 में बात करते हैं, तो कई लोगों की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें भी बदलाव आई है। बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि 15 अगस्त 1947 से 1964 के बीच भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझने के लिए पहला तो उनकी वैचारिक अवधारणा को समझने की जरूरत है, क्योंकि नेहरू जिस विचारधारा में विश्वास करते थे उस विचारधारा का प्रभाव उनकी नीतियों पर रही, उनके कार्यक्रमों पर रही, उनके क्रियाकलापों पर रही। तो नेहरू लोकतंत्र में गहरी आस्था रखते थे, वे समाजवादी लोकतंत्र में विश्वास करते थे। धर्मनिरपेक्षता उनकी प्राण वायु थी और वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर से प्रभावित व्यक्ति थे। तो नेहरू ने जब भारत का राष्ट्र निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया, जब वे हमारे प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद बने, तो आज़ादी के बाद जो भारत के सामने चुनौतियां थी, चुनौतियां गंभीर थी। भारत का विभाजन हो गया था, भारत में दंगे हो रहे थे, भारत में शरणार्थियों की समस्याएं थी, भारत में देशी रियासतों का विलय अगर हम नहीं कर पाते तो वर्तमान भारत की जो रूपरेखा है ये वर्तमान भारत की रूपरेखा नहीं होती, क्योंकि 500 से ज़्यादा देशी रियासत थे जो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का कार्य कर रहे थे। चुनौतियां गंभीर थी। इस गंभीर चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में नेहरू ने स्टेप बाय स्टेप भारत की समस्याओं का निदान करने का कार्य किया। पहला स्टेप जो भारत में देशी रियासतों के समस्याओं का समाधान करने की बात है, तो गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था। तो नेहरू की लीडरशिप में वो कार्य कर रहे थे, तो उनके कार्यों का श्रेय भी कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना चाहिए। दूसरा कि शरणार्थियों की समस्या का भी नेहरू ने बड़ा ही बेहतर समाधान किया, क्योंकि नेहरू जो है धर्मनिरपेक्षता में न केवल आस्था रखते थे बल्कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा उनकी प्राणवायु थी। तो भारत में जो मुसलमानों के साथ दंगे हो रहे थे या पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ दंगे हो रहे थे, तो पाकिस्तान से जो हिंदू भागकर भारत आए थे वे बहुत ही आक्रामक थे मुसलमानों के प्रति। लेकिन भारत में एक ऐसा नेतृत्व था जो धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व था, जिसने अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा प्रदान कर भारत में शांति व्यवस्था कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को मजबूत किया, शरणार्थियों की समस्याओं का निराकरण किया। ये दो महत्वपूर्ण चुनौतियों के अलावे भारत के सामने समस्या था कि भारत एक अर्ध औपनिवेशिक समाज था, एक अर्ध सामंती समाज था, भारत एक अलोकतांत्रिक समाज था। इस अर्ध औपनिवेशिक राज्य को पूर्ण स्वतंत्र यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में और एक मजबूत राज्य के रूप में संगठित करना, ये नेहरू के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती थी। इसमें नेहरू कहाँ तक सफल हुए, है ना, इसका इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। जब आप 15 अगस्त 1947 को देखेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति चूंकि एक औपनिवेशिक राज्य था, औपनिवेशिक शोषण का शिकार था, तो आर्थिक समृद्धि दर तो 1% से कम था ही। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, महामारी, भूखमरी
इतनी ज़्यादा समस्याएं थी भारत में। आप सोचो कि 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए जो खाद्यान्न का उत्पादन करता था वो पर्याप्त नहीं था। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। ऐसा देश जो खाद्य उत्पादन में निर्भर नहीं हो, अपने नागरिकों को भोजन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो, उस देश को विकास के पथ पर ले जाना रियली बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य थी। दूसरा, अगर आप उस समय की आप देखोगे कि जीवन प्रत्याशा लोगों का तो मात्र 32 वर्ष है, शिक्षा मात्र 11% लोगों के पास है, कृषि के क्षेत्र में सामंती स्ट्रक्चर था, जमींदारी प्रथा विद्यमान थी, जहां कृषकों का व्यापक शोषण किया जाता था, औद्योगिक संरचना बहुत ही कमजोर थी, आधारभूत संरचना भी बहुत कमजोर थी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत कमजोर थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नेहरू ने ध्यान केंद्रित किया कि भारत की समस्याओं का निराकरण भारत के आर्थिक विकास के माध्यम से किया जा सकता है। आर्थिक विकास के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें वैचारिक आधार पर आप देखेंगे कि उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को स्वीकार किया और ट्रिकल डाउन थ्योरी के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने की अवधारणा का विकास किया। उन्होंने आधारभूत उद्योगों के विकास को सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से करने पर बल दिया, क्योंकि निजी क्षेत्र भी बहुत कमजोर था। पूंजीगत उद्योगों के विकास पर बल दिया। योजना आयोग के माध्यम से आर्थिक संसाधनों का इष्टतम दोहन और आर्थिक विकास को त्वरित करके सामाजिक न्याय प्रदान करने पर बल दिया। जमींदारी उन्मूलन का कार्य भी नेहरू ने किया। और नेहरू जब आर्थिक विकास के मॉडल को रख रहे हैं तो पहला जो मॉडल जो आप देखते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का निर्माण नेहरू ने किया था। नेहरू ने उस स्ट्रक्चर को मजबूत किया, क्योंकि नेहरू जानते थे कि जब तक हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, जब तक भारत के उद्योगों में लगे मशीनों का उत्पादन भारत खुद नहीं करता है, तब भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक आत्मनिर्भरता में नहीं परिवर्तित होगी। नेहरू ने इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस किया, वो फोकस किया भारत की औद्योगिक संरचना के विकास पर बल दिया। औद्योगिक संरचना को सपोर्ट करने के लिए नेहरू ने कृषि के विकास पर भी बल दिया। और कृषि के विकास के लिए नेहरू ने किया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की नींव रखी, जिसमें दामोदर वैली कारपोरेशन या भाखरा नांगल परियोजना, नेहरू इसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। नेहरू ने शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू एक बहुत ही विजनरी प्रधानमंत्री थे। नेहरू इस बात को जानते थे कि जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं करें, हमारे पास शैक्षणिक संस्थाएं नहीं रहे, तब तक हम अपनी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। और इसलिए नेहरू ने भारत में IIT, IIM, एम्स, नेहरू ने एटॉमिक रिसर्च के क्षेत्र में, नेहरू ने स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में, यानी विज्ञान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नेहरू ने संरचना का निर्माण किया है। जो संरचना नेहरू ने जिन चीज़ों का, जिस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया, वही इंस्टीट्यूशन आज भी भारत में गर्व के विषय हैं। अगर हम गर्व करते हैं अपने IIT पे, अपने IIM पे, अपने एम्स पे, अपने इसरो पर, इसरो की एक तरह से पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसका निर्माण नेहरू ने ही 1962 में कर दिया था। बाद में इसरो का डेवलपमेंट किया गया 1969 ईस्वी में और इसका नाम इसरो रखा गया। तो नेहरू ने इन क्षेत्रों में बहुत
बहुत महत्वपूर्ण काम किया। आर्थिक विकास की गति से ही केवल देश का विकास नहीं हो सकता था, सामाजिक विकास जरूरी थी। हमने कहा कि समाज अलोकतांत्रिक था, समाज में बहुत ही विषमता थी, समाज में जातिवाद था, समाज में धर्म की भूमिका थी, धर्म द्वारा समाज विभाजित था, भाषा के माध्यम से समाज विभाजित था, जनजातीय लोगों की अपनी विकट समस्याएं थी। तो नेहरू ने सामाजिक विकास पर भी बहुत महत्वपूर्ण बल दिया। और सामाजिक विकास की जो नेहरू की अवधारणा है, तो एक तो हमारे संविधान में दिखाई देती है, क्योंकि संविधान के निर्माण में नेहरू की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। संविधान का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके निर्माण में भी नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो नेहरू ने जनजातियों समाज के विकास के लिए जनजातीय पंचशील सिद्धांत का डेवलपमेंट किया। नेहरू ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। नेहरू ने अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है इसमें बहुत ब्रॉड, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक व्यवस्था की। यानी नेहरू जो है भारत में सभी समाज के वर्गों को एक मंच प्रदान करते हैं, अनेकता में एकता की अवधारणा के आधार पर भारत के विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया थी, उस लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में नेहरू ने अपने आलोचकों को भी सम्मान की नज़र से देखा और भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु राज्य के रूप में विकसित किया। जहां तक वैदेशिक मामलों की बात है, आप सोचो कि भारत कितना कमजोर था, राइट, 1947 में। इसके बावजूद नेहरू ने कूटनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास किया। नेहरू दोनों ही शीत युद्ध के काल में जो पूंजीवादी राज थी या समाजवादी राज थी, उनकी गुटों में शामिल न होकर के एक स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी। और न केवल स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी, बल्कि नेहरू जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैश्विक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने पंचशील के सिद्धांत के आधार पर चाइना के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल दिया। लेकिन कुछ नेहरू को कुछ क्षेत्रों में सफलताएं नहीं मिली। उन क्षेत्रों में एक तो आलोचना किया जाता है कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को नेहरू ने ठीक से हैंडल नहीं किया। ध्यान ये रखिए कि जो देसी रियासत का मामला था, वो देसी रियासत विभाग स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे गृह मंत्री थे, उनके अधीन था। पटेल जी जम्मू कश्मीर को बाय फोर्सली भारत में नहीं मिलाना चाहते थे, ये उनकी अवधारणा थी। उनका कहना था, उनका सोच था कि इस झंझट से मुक्ति ही मिल जाए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी, उस समस्या के 3 महत्वपूर्ण एंगल थे। एक तो वहाँ का जो राजा था हरि सिंह, जो हिंदू था, हिंदू अल्पसंख्यक थे। हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं मिलाना चाहता था, तो पहला प्रॉब्लम तो वहाँ से आया। दूसरा कि शेख अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है के लीडर थे, वो समाजवादी थे, वो लोकतांत्रिक थे, वो धर्मनिरपेक्षवादी थे, वो जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, राइट। और चूंकि नेहरू को विदेश नीति की जानकारी थी, इसलिए नेहरू जो है इस बात को जानते थे कि जम्मू कश्मीर भारत में अगर रहेगा तो ये स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसलिए नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मामले में खास रुचि लेकर के उसको भारत में मिलाने का काम किया। वो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ जब पाकिस्तान ने अटैक किया और हरि सिंह ने फिर जा करके एक तरह से जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने के जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर किया।
अब यहाँ 370 का मुद्दा आता है। लोग गलत तरह से कहते हैं कि नेहरू ने 370 का प्रोविज़न दिया। ये पूरे कैबिनेट का फैसला था, क्योंकि इन्हीं शर्तों के आधार पर हरि सिंह भारत में विलय करना चाहते थे, राइट। बाद में भारतीय सेना ने उसको मुक्त कराया। हाँ, एक जो गलती आमतौर पर माना जाता है कि नेहरू ने खुद इवनों में जाकर के इस मुद्दे को रखा, और इवनों में उनको विश्वास था कि अमेरिका और ब्रिटेन उनका साथ देंगे, उन दोनों ने साथ नहीं दिया। और फिर ये जम्मू कश्मीर जो है, भारत और जम्मू कश्मीर के बीच के लोगों का मुद्दा जो है, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा बन गया। दूसरा नेहरू का फेलियर जो हम देखते हैं कि नेहरू जो है चीन के साथ हमारे संबंधों को बहुत बेहतर ढंग से एनालिसिस नहीं कर सके, उसकी तैयारी नहीं कर सके। और 1962 में जब चीन ने अटैक किया भारत पर, तो चीन ने भारत को पराजित कर दिया। और ये नेहरू की दो महत्वपूर्ण एक तरह से कमजोरियां दिखाई देती है इससे एक लंबी अवधि में। लेकिन इन दो कमजोरियों को हटा दीजिए तो नेहरू ने जो भारतीय राष्ट्र के निर्माण में जो काम किया, शायद ही बाद के किसी प्रधानमंत्री ने उतना महत्वपूर्ण योगदान किया है। क्योंकि प्रधानमंत्रियों का कार्य का एनालिसिस उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप करना होगा। परिस्थितियां 1947 के बाद बिगड़ थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, सामाजिक स्थिति खराब थी, राजनीतिक स्थिति खराब थी। भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। भारत को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेहरू ने जो कार्य किया, और आज भी नेहरू के द्वारा स्थापित संस्थाएं जो है भारतीय गणराज्य के अंतर्गत सबसे बेस्ट संस्था के रूप में हैं। कोई दूसरा प्रधानमंत्री वैसा संस्था का निर्माण नहीं कर सका। और इसी रूप में हम नेहरू की उपलब्धियों को एक तरह से जान सकते हैं। और इस तरह से नेहरू ने भारतीय गणराज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया।